हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ये आप लोगों की एक सीरीज़ रहने वाली है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, फॉर एग्जांपल नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए आप लोगों के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, उसके अलावा आपका रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ हो गया। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले वो सभी स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहो तो उसको जाकर अफेयर्स विद बिजनेस ऐप पर परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, और उसके अलावा क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर? सॉरी। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो ऐप परचेज करना चाहते हैं, बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, आप लोग जाकर अफेयर्स विद बिजनेस पर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो और कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर है? तो जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मेघा यादव है। मैंने हाल ही में जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है और मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, देख लेते हैं आज के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स। फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स, तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या इन्वॉल्व करता है? अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लगा रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, हम इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग, इसके दो वर्ड्स ही हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो इस तरीके से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। क्लियर है? इसमें मेन दो फंक्शन क्या होते हैं कि हम पैसा कहाँ से रेज़ करने वाले हैं, मतलब सोर्सेस, और फिर रेज़ करने के बाद हम पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है? अब जब हम फंड रेज़ का मतलब फंड रेज़ करते हैं, हम लोग कहीं से फंड रेज़ करते हैं, तो हमारा मेन मकसद, मेन मोटिव क्या रहता है कि कम से कम कॉस्ट आए, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ए है और बी है, आप लोन ले रहे हो, मान लीजिए ए से लोन लोगे तो 10% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, बी से लोन लोगे तो 5% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप बी से लोन लोगे क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर कम आ रही है। तो जब हम फंड रेज करते हैं, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, और जब हम फंड अप्लाई करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या आए, रिटर्न्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएँ, रिटर्न्स आएँ। तो इन्हीं मोटिव के साथ हमारे क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। अब फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। IFD, क्या? IFD, IFD आप लोगों के 3 फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फाइनेंसिंग डिसीजंस, एंड डिविडेंड स्टैंड्स फॉर, सॉरी, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अलग अलग हमारे पास प्रोजेक्ट्स मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम अपना पैसे को, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि हम लगा सकते हैं अपने पैसे को। मगर अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आसान भाषा में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए।
क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वही होता है, हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट गिवन होते हैं, हम हर प्रोजेक्ट को इस तरीके से एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें कौन सा प्रोजेक्ट देगा, और हम उसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी में आपका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल। और नेक्स्ट होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हमको अगर फ़ंड रेज़ करना है तो हम कौन से ऑप्शन से फ़ंड रेज़ करेंगे। क्या हम लोन लेंगे, या हम शेयर्स इशू कर देंगे, या आपके पास खुद पहले से कोई पैसा है। रिटेन्ड अर्निंग्स देखो बच्चों, सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में हो सकती है रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे क्वेश्चंस आएंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रिटेन्ड अर्निंग्स सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में ही हो सकती है, क्लियर। और तो मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें किस सोर्स से पैसा रेज़ करना है, हम किस सोर्स से पैसा रेज़ करेंगे, पैसा लेंगे अपने बिजनेस में लगाने के लिए, क्लियर है। और वो भी आपका एक सही रेशियो में होना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, कम से कम कॉस्ट आए। नेक्स्ट होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आप क्या डिसीजन लेते हो, जब आपके पास लास्ट प्रॉफिट्स बचते हैं तो आप ये डिसाइड करते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आप डिविडेंड एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, और कितना पोर्शन आप रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह अपने कंपनी में ही रखने वाले हो, क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी फाइनेंशियल डिसीजन की बात आएगी आप लोगों को याद रखना है IFD, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आप देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी आइडियल व्हेन। अभी देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया है मैंने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल कब होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें हम बात करते हैं कि डेट और इक्विटी और भी सोर्सेस होते हैं हमारे जहाँ से हम फंड रेज करते हैं। हम कैपिटल स्ट्रक्चर में ये बात करते हैं कि इनका जब हम फंड रेज करेंगे, मान लीजिए डेट से हमने थोड़ा कुछ फ़ंड ले लिया, इक्विटी से कुछ फ़ंड ले लिया, या फिर किसी कंपनी ने सिर्फ लोन ही ले लिया, तो ये क्या एक वाइज डिसीजन है, नहीं। तो अब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमारे पास वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, कि हाँ हम लोन ले सकते हैं, या फिर हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है ऐसा हो सकता है, या फिर हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, या फिर हो सकता है हमारे पास ही थोड़ा पैसा हो। मगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं एग्जैक्ट कि हमको लोन कितना लेना है, शेयर्स कितने इशू करने हैं, क्या किस रेशियो में हमें सोर्सेस से फंड रेज करना है, और इसका मकसद क्या होता है, एक करेक्ट रेशियो का पता होना, एक करेक्ट रेशियो का पता होना कि इतना ही रेशियो, इतना ही परसेंटेज हमें लोन से लेना चाहिए, इतना ही परसेंटेज हमें इक्विटी से लेना चाहिए, इतना ही परसेंटेज हमें प्रेफरेंस शेयर से लेना चाहिए। ये सही पता होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपका मेन मोटिव होता है, कंपनी का मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कमाए, वो सभी लॉसेस को क्या करेगी, अपनी तरफ से इग्नोर करने की कोशिश करेगी। तो बेनिफिट कमाने के लिए उसका क्या मेन मोटिव रहेगा कि जब वो फंड रेज करे तो उसकी मिनिमम क्या आए, कॉस्ट आए, मिनिमम क्या आए, कॉस्ट आए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, क्लियर है। अब देख लेते हैं, बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट आर मैक्सिमम। देखो कॉस्ट आर मैक्सिमम बोल के ना इसने सही नहीं किया, तो ये तो सही नहीं होगा। कॉस्ट भी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा, मान लो हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ही इतना देना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो हम कहीं और से ले लें, या फिर हो सकता है कि उससे सस्ता कहीं और पड़ जाए, क्लियर है। मगर अगर हमें इस पे इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा देना पड़ जाए कि हमारा अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट आपकी कितनी ज़्यादा आ गई, तो कॉस्ट मैक्सिमाइज़ करना तो कोई मकसद ही नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर का। दूसरा देख लेते हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज मैक्सिमम, हाँ ये तो हम चाहते हैं, सही बात है, ये तो हम चाहते हैं कि हमारे बेनिफिट्स क्या हों, इंक्रीज़ हों, प्रॉफिट्स क्या हों, इंक्रीज़ हों। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम, यही तो बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए जब हम सोर्सेज फंड को रेस कर रहे हैं। बोथ बी एंड सी, बिल्कुल बी और सी हमारे दोनों ही सही हैं, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो इससे बहुत अच्छा टॉपिक है ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, हालांकि बहुत इजी है मगर बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव, देखो जो ऑब्जेक्टिव बोले गए हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो दो बोले गए हैं। एक बोला गया है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक बोला गया है आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसमें से मेन मतलब अगर कंपनी को चूज़ करना पड़े कि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसके लिए सही रहेगा या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है उसमें कंपनी बात करती है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने की। शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होना मतलब आपके अल्टीमेटली जो शेयर्स की मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर। और वो इंक्रीज़ हो रही है का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कंपनी ग्रो कर रही है, ध्यान देना। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी की डे टू डे अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो अल्टीमेटली आपकी शेयर्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी, शेयर्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। क्लियर। उसी तरीके से प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें हम सिर्फ डे टू डे उसको फोकस करते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। तो अब आप लोग ये बताओ, अगर हम कंपनी एज अ कंपनी, आप अपने आप को कंपनी सोचो और आप ये सोचो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में आप बस कुछ दिन चला के अपनी कंपनी तो बंद नहीं करना चाहते हो, आपका मोटिव है कि आप कंपनी को लंबे समय तक चलाओ। तो लॉन्ग टर्म मोटिव तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही मिलता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही किसी भी कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है मगर वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है ये बात। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क और रिटर्न को भी कंसिडर करता है मगर प्रॉफिट रिस्क और रिटर्न को कंसिडर नहीं करता है। कीप दिस इन योर माइंड। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस समझना। और ये तो आप लोग याद कर लो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू जनरेट द मैक्सिमम नेट प्रॉफिट। देखो ये नहीं है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। जब भी अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव तो मेन ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही आएगा। क्लियर। जनरेट द मैक्सिमम रिटेन्ड अर्निंग्स, बिल्कुल नहीं। जनरेट द मैक्सिमम वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही, यही हमने पढ़ा है। ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स। अब फाइनेंस के क्या फंक्शंस होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसके दो मेन फंक्शन ही बताए हैं। देख लेते हैं आपको याद है कि नहीं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है। अब देखो सिर्फ फाइनेंस को प्रोक्योर करना, कि आप ये देख लो कि पैसा लेना कहाँ से है। फाइनेंस का फंक्शन सिर्फ यही है कि बस पैसा इकट्ठा कर लो, सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लो, फंड इकट्ठा कर लो, सिर्फ यही काम है फाइनेंस का? नहीं, सिर्फ यही काम नहीं है, वन ऑफ द वर्क। ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, सिर्फ फंड्स को एक्सपेंड करना, खर्च करना, सिर्फ फंड्स को एक्सपेंड करना, सिर्फ वही काम है? नहीं। सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स, सिर्फ फंड्स को अपने पास सेफ सिक्योर तरीके से रखना, क्या सिर्फ यही काम है? ये भी नहीं है। प्रोक्योरमेंट
एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, दो फंक्शन हैं। सोर्सेज ऑफ फंड का ही मतलब ये है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब हम फंड्स को कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि हम फंड्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आए। और मैंने आपको बताया था, जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, कि हम प्रोक्योरमेंट में क्या कर रहे हैं, हम फंड रेज कर रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट देना पड़े, या फिर उसके ऊपर जो हमें पैसा देना पड़ेगा वो कम से कम देना पड़े, वही होती है हमारी कॉस्ट। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन में हम क्या बात करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न में चाहिए। क्लियर? तो दो फंक्शन होते हैं आपके, प्रोक्योरमेंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन्स दैट। अब देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करता है। आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम क्या बात करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों कैलकुलेट करते हैं हम। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि आपने जो पैसा आज रिसीव किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है उस पैसे से जो आगे फ्यूचर में होने वाला है। अब आप लोग इस पर सोचना, आप लोग बाद में बताना सही है कि नहीं। जो पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया है वो पैसा वो उस पैसे की जो कीमत है वो आज ज़्यादा है जो उस पैसे की कीमत कल होने वाली है उससे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अ मनी रिसीव टुडे इज़ वर्थ लेस देन अ यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। ये बोल रहा है कि आज जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू कम है जो कल पैसा होगा उससे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे एंड एट सम अदर पॉइंट इन फ्यूचर इज़ इक्वल। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास पैसा हो उसकी जो वर्थ है वो इक्वल ही रहने वाली है। देखो, सी तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर? अब ए और बी में से हमको देखना है कौन सा सही है। देखो, आपने टाइम वैल्यू पढ़ा ही होगा। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि आज आपके पास जो पैसा है, आज मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, उसकी जो वर्थ है वो आज की डेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होने वाली है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू मैनी अदर रीजंस क्या होता है, जो वैल्यू है वो जो वर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर ही इसलिए करते हैं कि आज जो हम पैसा किसी को दे रहे हैं या फिर कल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए क्या हमें कल उतना बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ अज्यूम करिए कि आज मान लीजिए 1000 रुपये है आपके 1000 रुपये हैं आपके पास, और आपने क्या किया, इसकी वैल्यू वर्थ क्या है, 1000 रुपये ही है, मगर एक साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 1200 हो जाएगी। सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। उसकी वर्थ जो है वो 1200 रुपये हो जाएगी। आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ कहीं इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1100 रुपये मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, 1100 रुपये मिल रहा है। उसकी जो वर्थ है, आई एम सो सॉरी, उसकी जो वर्थ है वो क्या हो चुकी है, 1200 रुपये हो चुकी है। जो मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको आज 1000 रुपये देने पड़ते हैं और उसी को ख़रीदने के लिए आपको कल 1200 रुपये देने पड़ेंगे। क्या कीमत, मतलब 1000 रुपये की कल 1200 आपको देने पड़ेंगे, मतलब 1200 रिप्रेजेंट्स 1000 रुपीज़। इसकी वर्थ कम हो चुकी है, अब 1200 रुपये में ही वो चीज़, अब 1200 रुपये में वो चीज़ आ रही है, ठीक है, और आपको रिटर्न सिर्फ 1100 मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको आज तो देख के लग रहा होगा कि मैं तो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1100 मिलेंगे, मगर नहीं, असली में तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू, उसकी जो वर्थ है आपकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कल आपके पास जो पैसा होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ यूनिट इन रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये थोड़ा हिंदी में नीचे है क्वेश्चन, देख लेंगे उसे भी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स बाय। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको कैश फ्लो से कंपेयर करने में मदद करता है अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में। किसकी मदद से? कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लोज, आप अपनी सभी कैश फ्लोज को कंपाउंड कर देते हो कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फिर डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लोज, या फिर यूजिंग आइदर ए और बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। देखिए कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, मैं इसका पहले आपको मतलब बता दूं तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लोज, कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब आप आज की वैल्यू को देखकर कैलकुलेट करते हो फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, आपने 1000 रुपये लिए और आपने कैलकुलेट किया कि 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी जो फ्यूचर वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। आपने कैलकुलेट कर लिया कि मतलब आप कैलकुलेट कर लिया 1200। क्लियर? तो आपने क्या किया, कंपाउंडिंग में आप क्या करते हो, प्रेजेंट जो वैल्यू होती है उससे फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, उससे फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। डिस्काउंटिंग में क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटिंग में क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजिंग आइदर ए और बी। ए और बी में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही हमें फ्यूचर वैल्यू तो पता चल रही है और प्रेजेंट वैल्यू भी पता चल रही है। क्लियर? तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या इंक्लूड नहीं करता? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, वो सभी फाइनेंस जो हम कंपनी से बाहर रेस करते हैं, किसी और एक्सटर्नल पार्टी से रेस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब मगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान से पढ़ना है, ये बोल रहा है डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? ओवरड्राफ्ट्स नहीं, ये बिल्कुल इंक्लूड करता है। डिबेंचर्स, लोन्स लिया आपने किसी से, बिल्कुल इंक्लूड करता है। लीजिंग मतलब आपने कोई एसेट लिया है यूज़ करने के लिए, उसके बदले में आप रेंटल पेमेंट्स कर रहे हो। रिटेन्ड अर्निंग आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग होता है कंपनी ने जब अपने प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज सेट असाइड अलग रख लिया होता है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये कंपनी का खुद का पैसा होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? रिटेन्ड अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री, रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट फ्री होती हैं। एक्सटर्नल इक्विटी इज़ चीपर देन इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर से जो आप पैसा रेज करते हो, किसी और से जो आप पैसा लोगे, वो बोल रहा है वो सस्ता होगा इन कंपैरिजन टू आप कंपनी अपने आप से, अपने पास से जो पैसा लोगे उससे। रिटेन्ड अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी, इसने बोला कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो सस्ती होंगी देन एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी बाहर से जो पैसा लिया आपने उससे। लास्ट बोल रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स आर कॉस्टलियर देन एक्सटर्नल इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स आर कॉस्टलियर देन एक्सटर्नल इक्विटी मतलब आपकी पास जो पैसा है वो महंगा होगा बाहर से जो आप पैसा रेज करोगे उससे। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि रिटेन्ड अर्निंग आर कॉस्ट फ्री। देखो रिटेन्ड अर्निंग, ये आप हमेशा बात याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग्स कभी भी कॉस्ट फ्री नहीं होती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉस्ट फ्री नहीं होती हैं। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आपने भले ही अपने पास प्रॉफिट एक साइड रख लिया हो, भले ही वो आपका पैसा हो, मगर उस पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, क्योंकि जो आपने पैसा सेट असाइड रखा है वो आखिर में, देखिए समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए जो प्रॉफिट होता है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर फाइनली हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये किसका हक होता है इस प्रॉफिट पर? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। किसका हक होता है?
इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो अगर आप रिटेन्ड अर्निंग्स रख रहे हो तो एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना कुछ ना कुछ फंड सेक्रीफाइस किया है कि ठीक है आप ये पैसा रखो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रो करती है तो यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या आता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कभी भी कॉस्ट फ्री नहीं होती, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होती ही है। हाँ, मगर रिटेन्ड अर्निंग चीपेस्ट सोर्स होता है, रिटेन्ड अर्निंग चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड है, तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग एक्सटर्नल इक्विटी से क्या होगा, सस्ता होगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड्स। मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, सबसे महंगा कौन सा सोर्स है, मतलब अगर आप इनमें से किससे फंड रेज करोगे तो कॉस्ट आपकी सबसे ज़्यादा आएगी। देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हमने अभी अभी पढ़ा, चीपेस्ट सोर्स है, क्लियर। न्यू डेट, लोन लेना, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। देखिए, जब आप लोन लेते हो आप लोगों का दिमाग क्या चल रहा होगा, आप किसी से लोन लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, या इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। देखो, अब इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे सस्ता है इसमें डेट, लोन। क्योंकि जब आप लोन लेते हो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप पहले इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स लगने के बाद हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को बांटते हैं डिविडेंड। वो आपके डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, मगर डेट पर जो इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसलिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और लोन में लोन चीपेस्ट होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होता है, और उसके बाद इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल डिसीजंस आर। कैपिटल डिसीजंस क्या होते हैं, कैपिटल डिसीजंस आर रिवर्सिबल, क्या आप उनको रिवर्स कर सकते हो, इरिवर्सिबल, आप उनको मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा रिवर्सिबल होता है कि विड्रॉ कर सकते हो। इरिवर्सिबल मतलब एक बार पैसा लगा दिया तो लगा दिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अनइम्पॉर्टेंट मतलब कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, कैपिटल डिसीजंस में कैपिटल ही जहाँ आ जाए तो आप समझ जाओ ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट कोई इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब बड़ा ह्यूज अमाउंट हमारा इन्वॉल्व होता है तो उसमें आपका ये एक बहुत तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आप कहीं अगर अपना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पूरा अपनी स्ट्रैटेजी करके कि हाँ मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, रिसर्च करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और जब आप अपना इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल तो बिल्कुल नहीं होते, अनइम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, इरिवर्सिबल, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो ये हुए हैं आप लोगों के कुछ आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आप लोगों को इसके साथ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी सारा आपका रिवीजन इनके साथ हो गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके डिसीजंस क्या हैं। इन्हीं टॉपिक पर आपका एक पार्ट 2 भी आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर, फिर हम आगे अपने टॉपिक्स पर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।